सभी देशवासियों को हमारा नमस्कार। आज टीम एसपी एक्सपोज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति मिश्रा जी, जो कि जीआईए की सदस्य हैं। और जीआईए से आप सभी वाकिफ होंगे, आपने दिल्ली दंगों पर भी काफी अहम रिपोर्ट तैयार की थी। और इस बार पोस्ट पोल वायलेंस जो बंगाल में हो रहा है, जो आज तक कभी नहीं देखा गया बंगाल जैसे आर्ट से रिलेटेड सिटी और कल्चर से, आज हम वो विटनेस कर रहे हैं कि बंगाल जल रहा है। इस रिपोर्ट पर और बंगाल में हो रही हिंसा पर, पोस्ट पोल वायलेंस पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगी डॉक्टर श्रुति मिश्रा जी। ये जो आपने रिपोर्ट तैयार की है जीआईए पर, इस रिपोर्ट में आपने क्या पाया? आखिर क्या वजह है जो आफ्टर पोल ये बंगाल में हिंसा हो रही है, और इस रिपोर्ट का सारांश क्या है? क्या वजह है इसकी, थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार रजत जी। ये पहले तो मैं आपको, हालांकि आपने दिखा रखी है रिपोर्ट, पर मैं आपके सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी जो जिया के द्वारा तैयार की गई है, और नाम है इसका खेला इन बंगाल 2021। ये जिया के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है और हमने इस रिपोर्ट को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी को भी दिया है। एक मैं बंगाल के विषय में बात करूं इसके पहले मैं एक जिया का आपको परिचय देना चाहूंगी कि जिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए और समसामयिक मुद्दों के लिए और सामाजिक मुद्दों के लिए कार्य करने वाला संगठन है। इसमें ये एक महिला संगठन है और इसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियंस है। इसमें महिला प्रोफेसर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, बिजनेस वुमेन्स हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला जो समूह है वो इस संगठन में है। जिया हर जब भी समाज में देखती है कि कोई संवेदनशील मुद्दा है, कोई सामाजिक मुद्दा है, तो जिया उस पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग करती है। और जिया का हमेशा प्रयास रहता है कि वो ग्राउंड जीरो पर जाकर फैक्ट फाइंडिंग करे, जिससे कि जो फैक्ट्स हैं, तथ्य है, वो सामने आ सके। हमने बंगाल के विषय में भी जिया ने ऐसे ही फैक्ट फाइंडिंग करने का प्रयास किया है। लॉकडाउन के कारण वहां पे जो रूल्स थे उसके कारण हम वहां पर नहीं जा सकते थे, तो इस बार हमने फैक्ट फाइंडिंग का माध्यम बदला। हमने ज्यादातर ऑनलाइन विक्टिम्स के इंटरव्यूज किए। हमने उनको व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम कॉन्फ्रेंस, जिस भी बेस पे, जिस भी माध्यम से उनसे बात करना संभव हुआ, जिया ने उस माध्यम से जाकर जो विक्टिम्स हैं उनसे बात की। तो ये मैंने आपको एक संक्षिप्त परिचय जिया का बताया। अब आपने कहा कि बंगाल में क्या कारण है, क्यों हिंसा हो रही है। देखिए रजत जी, कारण तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़ी ही दुखद बात है कि बंगाल में हिंसा हो रही है और चुनाव तक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे। समझ में आता है, चुनाव है, हर पार्टी को अपनी विजय की आशा होती है और वो अपनी विरोधी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन ऐसा जैसा एक संवैधानिक प्रणाली चली आ रही है कि जब जिस पार्टी की विजय हो जाती है तो फिर वो सभी का मंत्री होता है, उसका दायित्व अपने प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक को की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा, उसके अधिकार सुनिश्चित करना होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल में ऐसा नहीं हो रहा है और उसकी जो सोच है, उसके पीछे का जो विचार है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो विचार है कि आपने अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया है तो आपका उत्पीड़न होगा। तो बंगाल में अभी जो चल रहा है कि अगर आप टीएमसी में नहीं तो फिर आप बंगाल में नहीं जी। तो ये आप टीएमसी में नहीं तो आप बंगाल में नहीं। तो इस समय बंगाल में मैम रोहिंग्या काफी भारी मात्रा में बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी भी आ रहे हैं, तो क्या वो टीएमसी में है? देखिए रजत जी, रोहिंग्या टीएमसी में है नहीं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि समर्थन तो उनको टीएमसी का प्राप्त ही है। अगर वो वहां पे रह रहे हैं, बंगाल में रह रहे हैं, अवैध शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेश नेतृत्व की जानकारी के बिना वो वहां पर रह पा रहे हो। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मूक सहमति तो है, जिसके कारण वो वहां पर रह रहे हैं। उन्हें पता है कि उनको कोई खतरा नहीं है, उनको यहाँ पर सुरक्षा मिली हुई है। तो मैं ये तो कह ही सकती हूँ कि मूक सहमति तो कम से कम मिली हुई है। बिल्कुल।
मैम, आपने कहा कि आप लोग जूम मीटिंग्स, गूगल मीट, इन माध्यम के द्वारा आपने ये रिपोर्ट तैयार की, विक्टिम्स से आपने इंटरेक्ट किया। तो विक्टिम्स को आपने फिल्टर आउट कैसे किया? विक्टिम्स आपके पास रीच आउट करते हैं या आपकी कोई टीम है ग्राउंड पे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमें ये बंगाल के विषय को जब देखिए, जब हम सब जानते हैं कि वहां पे जो वायलेंस चल रहा था वो तो पूरे चुनाव तक चलता ही रहा। तो तब तक भी था कि चुनाव चल रहा है, वायलेंस और बंगाल दोनों एक दूसरे के पर्याय है, चलता है वहां पर चुनाव में। जब हम वामपंथी पार्टियों का प्रभुत्व था तब भी हम देखा है, और ममता जी के टाइम भी अभी देखा है। लेकिन जब जब चुनाव हो गया, जब सब कुछ डिक्लेयर हो गया, उसके बाद भी जब हिंसा की खबरें आ रही थी, और ये केवल मुझे पता चला हो, ये केवल जिया के सदस्यों को पता चला हो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष के हर जिम्मेदार नागरिक को ये पता है कि बंगाल में हिंसा हो रही है। बहुत सारे समाचार आते थे, आपने स्वयं भी सोशल मीडिया पे देखे होंगे, ऐसी ऐसी दुर्दांत तस्वीरें आती थी कि देखी नहीं देख जाती थी। किसी का गला काट दिया गया, किसी के पेट में चाकू मार दिया गया, किसी महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। तो ये घर तोड़ दिए गए, वो तो बड़ी सामान्य सी बात है। घर तोड़ना, घर जलाना, तो ये तो उसका खामियाजा है जो आपने टीएमसी नहीं किया। ये तो हजारों की संख्या में बंगाल में घर टूटे होंगे, घर जलाए गए होंगे। वो उसको तो जितनी जितनी जघन्य घटनाएं हुई हैं, हम घर तोड़ने को कहाँ काउंट करें? वो तो एक सामान्य सी बात है। ये अलग बात है कि घर तोड़े गए, उनके लिए उनकी पूंजी चली गई, उनका सब कुछ चला गया, आज वो सड़क पर खड़े हैं। तो जब जिया को भी ये सब घटनाएं संज्ञान में आ रही थी, तो फिर जिया ने एक निर्णय लिया। हमने सोचा कि हम खुद देखेंगे कि ये जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, इनमें कितनी वास्तविकता है। हमने अपने जिया के जो विश्वसनीय सूत्र है, उनसे हमने पता कराया। फिर हमारे अपने संगठन ने वहां पे महिलाओं से बात की, जो न्यूज आ रही थी उनको फिल्टर आउट किया, विश्वसनीय सूत्र किया, और हम खुद धीरे 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 ऐसा करते करते हम विक्टिम तक पहुंचे। और हमने केवल विक्टिम की बात को सुन लिया हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी उनके फोटो थे, उनके जो मार पिटाई हुई थी उनकी, बुरी तरह उनको जो उनके साथ बर्बरता हुई थी, उसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनके हॉस्पिटल पेपर्स थे, प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स थे, एडमिट का तो अभी प्रिस्क्रिप्शन। हमें ऐसा पता चला है कि आपकी रिपोर्ट के आधार पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस लिया है, कुछ 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं जिया की रिपोर्ट के बेसिस पर। तो इसके बारे में कुछ डिटेल? जिया ने जब विक्टिम से बात की, तो उनकी जो कहानियां थी, उनकी जो रिपोर्ट्स थी, उनके साथ जो घटा था, हमने उनको कमीशन से उनकी हेल्प करने का विचार किया। और हमने जो संबंधित कमीशंस को उनकी कंप्लेंट भेजी, हमने ये घटनाएं उनको भेजी। और जब हमने जिया ने कमीशंस को ये सूचनाएं भेजी, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। और खुद जो विक्टिम की फैमिली है, जैसे 2 केसेस में तो विक्टिम की फैमिली जाकर खुद उसने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की, और सुप्रीम कोर्ट में इसलिए कि शायद उसे लग रहा था कि बंगाल में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना और ना खटखटाना एक जैसा ही। उनको, मैं ये नहीं कहती कि कोर्ट देगा, बट कहीं ना कहीं शायद ये था कि बंगाल के अंदर हमें न्याय नहीं मिलेगा। मैम, आपने जैसे कहा कि महिलाओं से संबंधित एक संस्था आपकी है, तो हमारे बीच हमारी ईस्ट जोन की जो रिप्रेजेंटेटिव है स्मृति पंडित जी, तो वो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हैं जो कि महिलाओं से ही संबंधित है। तो मैं चाहूंगा स्मृति जी अपना प्रश्न रखें श्रुति जी के लिए। जी नमस्कार श्रुति जी। श्रुति जी, मेरा सवाल ये है कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, वो खुद एक महिला है, तो बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, तो वो एक महिला होकर के ये सब कुछ कैसे टॉलरेट कर सकती है? वो ऐसा क्यों नहीं करती है कि इसके लिए एक फास्ट ट्रैक लॉ पास हो, और जिनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है उनके जो कल्प्रिट्स है उनको सजा मिले। आपने कहा कि बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो खुद एक महिला है। ये एक बहुत भयानक सच्चाई है, लेकिन सत्य है। जब एक महिला मुख्यमंत्री बनती है तो शायद जो महिला समाज है उसको अंदर से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आशा बनती है, ढाढ़स बनता है कि शायद ये तो महिला है, इसके और मेरे दुख तो साझा है, इसे तो मेरी परेशानियां पता है, ये भी संघर्ष से निकल के आई है,
तो शायद आज जब महिला प्रतिनिधित्व आया है हमारे प्रदेश में, तो शायद हमारी आवाज सुनी जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बंगाल के लिए कि जब एक महिला प्रशासक, एक महिला मंत्री के नेतृत्व में सबसे ज्यादा जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है वो महिलाओं के ही साथ हो रहा है। इसको हम उन महिलाओं का दुर्भाग्य ही कहेंगे। आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों पर अत्याचार नहीं हो रहा है, पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन महिलाओं को, मतलब ये हम किस राज्य में जी रहे हैं। मैं सुनती थी कि पड़ोसी राज्य में अगर हिंदू महिला है तो उसके साथ रेप कर दिया जाता है। मैं सुनती थी कि कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित निकाले गए तो वहां पर अजान, मतलब बहुत बोला जाता था कि हिंदुओं अपने यहाँ से चले जाओ और साथ में अपनी महिलाओं और बच्चों को यहीं छोड़। लेकिन ये आज बंगाल में हो रहा है। और वो भी तो कहीं ना कहीं पीछे से यही है कि आप भागना चाहो तो भाग जाओ, आपकी महिलाओं को हम नहीं छोड़ेंगे, या आप अपनी महिलाओं के साथ महिलाओं को यहीं पर छोड़ जाओ। तो ये दुर्भाग्य है बंगाल का। अगर पुरुष सत्ता में होता तो हम कह सकते थे कि शायद पुरुष दम्भी सत्ता है और महिला की आवाज दबा दी गई। लेकिन क्या कहें इस दुर्भाग्य कि आज बंगाल में महिलाओं की आवाज एक महिला ने दबा दी। इसलिए और रही बात, आपने कहा कि वहां पे केसेस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं है, तो आप भी जानती हैं कि बंगाल के हालात इस समय क्या है। और वहां पर मैं कोर्ट को तो दोष नहीं दूंगी, लेकिन कोर्ट तक मामले पहुंचने से पहले ही मैं कहूं कि वहां पर न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था आज रो रही है, आज हाशिए पर है। ना कोई किसी को न्याय देने वाला है और ना ही किसी रोते हुए चेहरे से आंसू पोंछने वाला कोई व्यक्ति खड़ा है। तो कौन ममता बनर्जी जी का एक नारा था, खेरा होबे, तो यही खेला था कि जब वो चुनाव जीत जाएंगी तो वहां से बीजेपी सपोर्टर्स को माइग्रेट करना पड़ेगा आसाम में, ये सारे बर्बरतापूर्वक इंसिडेंट्स होंगे। हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं एक अभी विक्टिम से बात कर रही थी, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो एक एसटी महिला है और उसके साथ मैं छोटा सा हादसा बताती हूँ कि उसके हस्बैंड को मारा पीटा गया है और हस्बैंड बेचारा बाहर है गांव से, पता नहीं कब वापस लौटेगा, क्योंकि उसके ऊपर काउंटर एफआईआर कर दी गई है। उस ने मुझे बताया कि उसको बीच सड़क पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसके कपड़े फाड़ दिए, बीच सड़क पे उसके ब्लाउज फाड़ दिया। उसका 5 साल का बच्चा जो है वो देख कर सुनकर डर गया है और वो गेट से बाहर नहीं निकलता। आप सोच सकते हैं कि वो महिला क्या कभी भी समाज की नजरों में वो अपनी इज्जत वापस पा पाएगी? तो उसने मुझे बताया कि मैडम जब शाम होती है तो एक बैंड बजता है, एक ठेले पे एक साउंड बजना शुरू होता है, खेला होबे, और जैसे ही वो आवाज आनी शुरू होती है हम अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब ये खेला होबे की आवाज आएगी तब किसी ना किसी बहन बेटी की इज्जत चौराहे पे नीलाम होगी। तो वो ये खेला होबे के पीछे का सच तो ये घिनौना सच है। ये तो डिक्टेटरशिप हुई। अगर लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है बंगाल में, तो सीएम का रहना नहीं रहना तो कोई वैल्यू नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की बात हम क्या करें बंगाल में? मुझे लगता है कि आप बताइए, आप सब सामयिक घटनाओं से परिचित हैं, आपको लगता है कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति है? एक लड़की को उसके पिता के सामने 7 लोगों के द्वारा रेप कर दिया जाता है और पिता कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे मार दो, मुझे मेरी बोटी काट दो, मुझे रिवॉल्वर से मार दो, जैसे चाहो मार दो। जवाब आपको पता है क्या है? तुझसे लड़ने नहीं आए हैं, हमें तो हिंदू की बेटी चाहिए। और आप बताइए कि एक 21 साल की लड़की की उसके पिता के सामने 7 लोगों के द्वारा रेप कर दिया जाता है। वो शायद रेपिस्ट चले भी गए होंगे, लेकिन वो लड़की क्या कभी अपने पिता के सामने नजरें उठा पाएगी? और क्या पिता कभी अपने को इस अपराध से मुक्त कर पाएगा कि उसके आंखों के सामने उसकी बेटी के साथ ये जघन्य बर्बर अपराध हो गया और वो बस मूक दर्शक की भांति खड़ा रहा, वो कुछ नहीं कर पाया? तो इस समय तो बंगाल ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि हर गांव में, हम एक घटना की बात करते हैं, आप गांव में जाइए, हर गांव में शायद जो रोती हुई औरतों की कहानी आपको बहुत कुछ बिना बोले ही बता देगी कि बंगाल में क्या हो रहा है। जी। मैं कल ही एक व्यूअर से बात कर रही थी तो मुझे पता चला कि एक ही घर में, मुझे मतलब बताने में भी शर्म आ रही है,
एक ही घर में माँ और बेटी के साथ एक ही समय में रेप हुआ है। कैसे कैसे मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है हमारी विचारधारा विरोधी है, ठीक है आप करिए ना, आप जो करते हैं आप अपनी पॉलिटिक्स में धरना करिए, प्रदर्शन करिए, आरोप प्रत्यारोप करिए, पर उस निरीह जनता, उस मासूम जनता का क्या दोष? सिर्फ इतना कि उसने आपको वोट नहीं किया, सिर्फ इस एक बात के लिए उसकी इज्जत चौराहे पर नीलाम हो जाएगी, वो किसी को मार के फांसी पर टांग दिया जाएगा। तो बंगाल तो आज सिसक रहा है। जी मैम, हमारे साथ बंगाल से कुछ हमारे कॉलर जुड़े हैं, हमारे टीम के सदस्य, हम उन्हें भी ज्वाइन कराते हैं, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे जी। और ये लोकल कैलकाटा से ही बिलोंग करते हैं। श्रेय साबू हैं हमारे साथ। श्रेय जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी जी, आप अपना वीडियो ऑन करके श्रुति जी से अपने सवाल रख सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। श्रुति जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जब ये जीआईए लोग जब आप रिपोर्ट्स बनाते हैं, जैसे कि आप लोग ने एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स के ऊपर रिपोर्ट बनाया, फिर अभी जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है बंगाल में, इसमें बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोगों की टीम को कोई डेंजर फेस नहीं करना पड़ता? क्या क्या मतलब डेंजर फेस करना पड़ता है? फिर क्या आप लोगों को थ्रेट्स आते हैं, और इन रिसर्च में क्या आप लोग रिस्क फैक्टर्स है आप लोगों का, ये मेरे को जानना है। देखिए, जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और जब हम संवेदनशील विषयों को उठाते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हमें कोई थ्रेट्स ना आए, हमें कोई धमकी ना मिले। आखिर हम सच की बात कर रहे हैं और सच बोल रहे हैं, तो सच्चाई तो बहुत तकलीफदेह होती है ना। जिन्होंने गुनाह किया है तो दोषी है, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें धमकी ना आए और थ्रेट ना आए? वो आती है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के सामने अगर हम सच्चाई नहीं लाएंगे, एक नागरिक के तौर पर, इस देश के एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर हमारा ये दायित्व है कहीं ना कहीं कि हम समाज के सामने सच्चाई को लाएं। तो ये चलता रहता है। आपने कहा कि अभी हमने दिल्ली राइट्स किया था, हम ग्राउंड जीरो पे गए थे, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली दंगों के बारे में तो सब कुछ पता है लोगों को। तो बहुत थ्रेट्स आए थे, बातें हुई थी, बट ठीक है हमें अपना काम करना है तो हम करते हैं, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। बंगाल के बारे में तो हमने ऑनलाइन विक्टिम्स से इंटरव्यूज किए हैं, तो हमें तो जो थ्रेट्स आए वो आए ही, लेकिन बेचारे जो विक्टिम्स थे, मैं उनकी को दशा को देखकर मुझे लग रहा था कि मतलब मैं उनसे यहाँ बैठी हुई, इतनी ज्यादा दूरी पर यहाँ बैठी हुई, मैं उनकी स्थिति को का अनुमान कर पा रही थी कि वो जब हमसे बोलते थे तो 2 सेंटेंस बोलते थे, फिर कहते थे कि मैडम, वो अपनी बंगाली भाषा में और कुछ टूटी फूटी हिंदी में कहते थे, मैडम हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैडम हमारा नाम तो कहीं नहीं आएगा तभी हम बताएंगे। मैडम हम मार दिए जाएंगे। उन्हें मतलब उनके साथ जो बीता है, जो इतना बर्बर उनके साथ हुआ है, वो बेचारे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो आधी अधूरी बात कहते हैं। किसी के साथ रेप हुआ है तो बेचारा रेप बोलते बोलते रुक जाता है। कुछ लोग हैं जो सच्चाई बताते हैं बेचारे, लेकिन समाज का कुछ दबा कुचला हिस्सा ऐसा है जो अपनी पीड़ा को पूर्ण सत्य के साथ बता भी नहीं पा रहा है, और अगर बताता भी तो ये कह के बताता है कि हम ना आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको प्लीज कहीं हमारा नाम मत लीजिएगा। तो हमें तो जो थ्रेट्स आते हैं, पर बंगाल में किस तरह के बेचारे, वो कहते नहीं कि आपको नर्क में ही जीना है, आप इस नर्क से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने बाहर निकलने की कोशिश की तो पीड़न का जो स्तर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। धन्यवाद श्रेय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा। अब हम एक और कॉलर को हम लोग जोड़ेंगे, ये आदित्य घोष हमारे साथ बंगाल से। इन्हें मैं से ही जुड़ रहे हैं बुद्धादित्य जी, ये भी बंगाल के लोकल है, कोलकाता। ये अपना प्रश्न रखेंगे आपसे। हमारे कॉलर्स ने भी बहुत ही प्रिकॉशन लेते हुए अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंट किया है, क्योंकि बीइंग अ लोकल उनके ऊपर भी खतरा है कि सवाल रख रहे हैं, चीजें ऑन कैमरा है, बट फिर भी इन लोगों ने हिम्मत दिखाई बात रखने की अपनी। आदित्य जी, आपको आवाज आ रही हो तो आप कैमरा ऑन करके अपना प्रश्न रखें श्रुति जी से। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और मैम से प्रश्न करिए अपना। मेरा वीडियो दिख रहा है?
वीडियो नहीं दिख रहा, आप अपना प्रश्न रख लीजिए, ऑडियो आ रहा है आपका। Good afternoon, good evening, ma'am. My name is Budhaditya Ghosh. I'm from Kolkata. And the question I wish to ask to you today is, ये जो चल रहा है बंगाल में, ये जो परिस्थिति है, इसके बीच में हम क्या लीगल या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं खुद का बचाव करने के लिए, अपने जन धन सब तन बदन सब कुछ का प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इमीडिएट एक्शन हम ले सकते हैं? आदित्य जी, बुद्धादित्य जी, मैं कहूं कि आप बंगाल में हैं और उसके साथ मैं कहूं कि आप क्या प्रोटेक्शंस ले सकते हैं। इस समय के जो हालात है वो दोनों मैं कहूंगी कि अपोजिट वर्ड्स। आप बंगाल में हैं और आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो प्रिकॉशंस तो वही है आपका कि जब तक टीएमसी वालों की नजर आप तक नहीं पड़े तब तक आप सिक्योर हैं। कुछ जहाँ पे संविधान सुरक्षित ही नहीं है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, ये बताइए कि किसी के साथ अपराध होता है, किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, फर्स्ट वो कहाँ जाता है? पुलिस के पास जाता है कंप्लेन करने कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, आप मेरी कंप्लेन लिखिए। क्या आप बंगाल में हैं, क्या आप नहीं जानते कि पुलिस वहां पर भूमिका में है? मूक दर्शक की भूमिका में पुलिस है वहां पर। मैं बहुत तो नहीं बोलूंगी क्योंकि पुलिस एक संवैधानिक है और मैं इस टाइप से नहीं बोलूंगी, वरना मैं ये भी बोल सकती थी कि अगर हम इस समय ये कहें कि टीएमसी के कार्यकर्ता और पुलिस दोनों को शायद हम बराबर या एक दूसरे का पर्यायवाची कह सकते हैं। मेरी बहुत सारे विक्टिम से बात हुई, मैं इंटरव्यू कर रही थी, मैंने अभी आपको एक एसटी महिला की बात बताई। सड़क पर कपड़े उतार दिए गए उस महिला के, महिला को मारा गया और वो महिला बेचारी कंप्लेन नहीं करती है। 5 दिन बाद पुलिस आती है, 5 दिन बाद कि चलो प्लेन पेपर पे लिख कर दे दो। वो डर जाती है, कहती है साहब मैं नहीं लिखूंगी। कहते नहीं लिख दो, थोड़ा बहुत लिख दो। उसके बाद से जो जिसने अपराध किया है, जिस टीएमसी के कार्यकर्ता ने, पुलिस उसको अरेस्ट कर दी है। दूसरे दिन शाम को वो टीएमसी का जो कार्यकर्ता है वो वापस अपने गांव आ जाता है और पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर काउंटर एफआईआर हुई है, तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर, तुम्हारे रिलेटिव्स के ऊपर काउंटर एफआईआर हुई है। आप ये विभीषिका समझ सकते हैं बंगाल की कि जिसके साथ अटैक टू रेप होता है वो एफआईआर नहीं कर सकता, उसके ऊपर काउंटर एफआईआर उसके पति और रिलेटिव्स के ऊपर हो जाती है। मेरी अभी एक और बात हुई एक लड़की से, एक लड़की की मदर से। 17 साल की एक लड़की है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है और गैंग रेप के बाद और क्यों हुआ? अब तुम हिंदू हो, अब हमारी सरकार आई है, अब हम तुम्हें देखेंगे, इस स्लोगन के साथ गैंग रेप होता है उसके साथ। और उसके बाद लड़की को जब बहुत दबाव बनता है, पुलिस जाती है, स्टेटमेंट लेती है और उसके बाद लड़की को अलग एक जगह पर रख दिया जाता है, जुवेनाइल होम में। और जब माँ बाप कहते हैं 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं, साहब मेरी बेटी से मिलवा दो, 10 दिन हो गए हैं। पुलिस से जवाब आता है क्या अपनी छोटी बेटी का भी रेप करवाना है जो लड़की से मिलना चाहती हो? चुपचाप घर में बैठे रहो। ये आप क्या बंगाल की ऐसे व्यक्ति बचाए? तो मैं क्या कह दूं कि बंगाल में है तो आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकती कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इतना ही कह सकती हूँ कि आप अपनी आवाज को, अपनी विचारधारा को दबा कर रखेंगे तो आप बंगाल में सरवाइव कर पाएंगे। धन्यवाद आदित्य जी प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल था। बंगाल में अभी देखा जाए तो 2 तरह के लोग हैं, जिनके साथ पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, जो विक्टिम्स है एंड जो विक्टिम्स नहीं है। जो विक्टिम्स नहीं है, आप उनके साइकोलॉजिकल प्रेशर पे क्या बोलना चाहेंगे? बिकॉज जिस तरह के वहां पे सिचुएशन है तो डेफिनेटली दे आर अफेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको उसको आजकल आपको समाचारों से सब समझ में आ रहा होगा। कहते हैं ना, एक किसी के साथ आप जघन्य अपराध कर दो, गांव में एग्जाम्पल हो जाएगा, लोग तो अपनी जबान ही नहीं खोलेंगे। तो लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोगों ने अपने घर की महिलाओं को कहीं दूर भेज दिया है, रिलेटिव्स में भेज दिया है, स्टेट के बाहर भेज दिया है। जिनकी जवान बेटियां हैं वो घर से नहीं निकल रही हैं। अगर कोई अभद्रता कर रहा है, कोई घर के सामने खड़े होके किसी को, महिला को यूज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उस घर का पुरुष बोलता नहीं है, क्योंकि कहता है कि चलो अब तो गाली गलौज ही हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बोलूं और वो लोग हमारा दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अंदर आ जाए।
तो एक एक विक्टिम होता है, एक के साथ किया जाता है और पूरा का पूरा गांव जो है वो खामोश हो जाता है तो डर के बारे की उसका हाल हुआ वो मेरे को। ये कंक्लूडिंग हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपने अपना काफी समय हमें दिया, तो फाइनल जैसे आपने दिल्ली दंगों पे भी रिपोर्ट बनाई, तो क्या धीरे धीरे बंगाल भी बीजेपी वर्सेस टीएमसी से रिड्यूस होके ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तरफ जा रहा है, जिसमें मुस्लिम्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे आपने 2-3 एग्जांपल दिए, हिंदू होने की वजह से प्रताड़ना मिली, तो फाइनल क्वेश्चन हमारा यही है कि क्या ये कन्वर्ट हो रहा है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की तरफ, और रोहिंग्यास का इसमें क्या रोल है? देखिए, वहां पर मैं इस बारे में आपको ये कहूंगी कि जो सबसे ज्यादा वहां पर विक्टिम्स हैं, जिनके चुनाव के बाद पोस्टपोल वायलेंस जिनके साथ सबसे ज्यादा हुआ है, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित वर्ग है वो, मैं हिंदू का भी देखिए, आप हिंदू में भी देखिए कि प्रताड़ित वर्ग कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग SC/ST है। SC/ST है ये आप कैसे, हमने अभी जिया की स्टोरी पढ़ी होगी, हमने 20 स्टोरी है, 20 स्टोरीज में हमारे साथ लगभग 10 से 11 और मैं कहूंगी 13-14 बहुत सारे बच्चे जिनके पास, चारों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आधे से अधिक जो है वो SC/ST वर्ग है। SC/ST हिंदू महिलाओं के साथ वहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और उसका एक कारण भी है, उनको लगता है कि समाज का कमजोर वर्ग है। अभी बड़ा मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि SC/ST वर्ग के बारे में जो है, मैं थोड़े से एक और आपकी बात कहूंगी, कहीं ना कहीं हमारा जो समाज का दृष्टिकोण है ना वो बहुत सीमित है। मतलब हमने SC/ST में भी एक बंटवारा कर रखा है कि इस SC/ST वर्ग के साथ अगर हमारे फायदे वाली बात होगी तो हम बोलेंगे, अगर हमारे फायदे वाली बात नहीं होगी तो हम नहीं बोलेंगे। हमने अपने को सीमित कर रखा है। मैं किसी भी महिला के साथ अपराध होता है तो मैं हर उस महिला के साथ खड़ी रहना चाहती हूँ, और मैं इसमें कोई अपवाद नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप बताइए, हाथरस की बेटी के साथ अपराध होता है तो वहां पर SC/ST है, वहां पर वो महिला SC/ST है, वहां पर समाज खड़ा हो जाता है, SC/ST समाज खड़ा हो जाता है, उसके विशिष्ट नेता खड़े हो जाते हैं। बताया लड़की के साथ उत्पीड़न हुआ, तो क्या वो लड़की SC/ST है? तो क्या बंगाल में रहने वाली जो हिंदू SC/ST महिलाएं हैं, जिनको निर्वस्त्र कर दिया गया, रेप कर दिया गया, जिनको सरेआम साड़ी खींच ली जाती है, ब्लाउज फाड़ दिया जाता है, एक 60 साल की महिला के साथ रेप हो जाता है, क्या वो SC/ST महिला नहीं है? तो ये जो SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने को सीमित क्यों कर रखा है, अपने को कैटेगरी में क्यों बांट रखा है कि इस विषय पर हम बोलेंगे और इस विषय पर हम नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर जो बंगाल में सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है इस समय वो हिंदू SC/ST वर्ग है, और TMC के जो लोग हैं जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं वो निश्चित रूप से एक धर्म विशेष के लोग हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि वो निश्चित रूप से धर्म विशेष के लोग हैं जो आज उस समय उनके अनुकूल है, उस अनुकूलता का उपयोग करके वो हिंदू SC/ST महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। और ये आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैंने 10 मिनट पहले एक इंटरव्यू किया है, आज तक भी थमा नहीं है। 5 मई को इलेक्शन का ममता जी आ रही थी, उसके बाद से आज आप देखिए, आज 18 जून है, तो अगर हम ये कहें कि पोस्ट पोल वायलेंस नहीं है, तो ये लगातार अनवरत रथ का पहिया चला जा रहा है, दमन चक्र चलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि या तो SC/ST महिलाएं बचेंगी नहीं वहां पे, और बचेंगी तो फिर वो उन्हीं के सुर पे जाएंगे, या तो जाएंगी, या ऐसे ही दबे कुछ पड़ी रहेंगी, उनको अपनी आवाज उठाने की आजादी भी नहीं होगी। ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन सत्य है बंगाल का। और इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम ममता है, पर वो अपने नाम के बिल्कुल ही अपोजिट वर्क कर रही हैं इस समय। जी मैम, जुड़ने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आपने हमें बताया कि बंगाल की सच्चाई क्या है और ये धीरे धीरे क्या रूप ले रही है, और इस विकराल परिस्थिति में वहां के लोग जी रहे हैं। और इस समय जैसा कि आपने हमें समझाया कि वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, पूरी मशीनरी ही एक पार्टी बेस्ड हो चुकी है इस समय। तो इसके लिए हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा हम लोग हाईलाइट करें, और नेशनल मीडिया में अन्य जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया भी है वो भी इसे कवर करे, इसे ऑन स्क्रीन टाइम दे, जहाँ पे कि SC/ST की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो रही है।
और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे आपकी रिपोर्ट। एक बात और चाहूंगी, वो जब मैं जिया की बात कर तो आप बताना भूल गई थी, उस टाइम बात विषय था कि जिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार समाज के किसी भी विषय पे किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो जिया कोशिश करती है कि उस अन्याय की आवाज को न्याय में बदल पाए, और जिया उस संवेदनशील मुद्दे पर समाज के साथ जाकर, विक्टिम के साथ जाकर खड़ी होती है। जिया की जो कन्वीनर है सीनियर एडवोकेट मोनिका अरोड़ा जी, वो लगातार प्रयत्नशील रहती है कि हम उन महिलाओं को जो है, या अगर कोई है तो उसको हम न्याय दिलवा सके। तो लीगल एड भी प्रोवाइड कराती है आपकी संस्था? लीगल एड भी मिलता है आपकी तरफ से विक्टिम्स को कोई, अगर मिलता है? हाँ, अगर विक्टिम्स के साथ कोई नहीं है और उसको लगता है कि हमें लीगल देनी चाहिए हेल्प, तो हम देते हैं। जी, थैंक यू सो मच श्रुति जी, हम अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। मैं हमारे सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे इस वीडियो को, हमारे इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और श्रुति जी, आपने हमारे साथ जितनी भी डिटेल्स शेयर की है उससे हमारे रिसर्च टीम को, हमारे व्यूअर्स को काफी सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप हमारे बेल आइकन को दबाएं, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी लाइव आए और हमारे जब भी कोई वीडियोस ऑन एयर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।